हेलो गाइस, वेलकम टू एमी ऑडिबल। आज हम रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड के फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्रीफेस कवर किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं सजेस्ट करूँगी कि पहले आप वो वीडियो देख लें। आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। गरीब और मध्य वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है? मेरे डैडी ने शाम का अखबार नीचे रख दिया। बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिमी की मम्मी उनकी नई कैडिलक में आई थी और वे वीकेंड पर मौज मस्ती करने के लिए उनके समुद्र तट वाले घर पर जा रहे थे। वह अपने 3 दोस्तों को साथ ले गया, लेकिन माइक और मुझे नहीं लेके गया। उन्होंने हमसे कहा कि हमें इसलिए आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि हम गरीब हैं। उन्होंने ऐसा कहा? मेरे डैडी ने अविश्वास से पूछा। हाँ, ऐसा ही कहा, मैंने आहत अंदाज में जवाब दिया। मेरे डैडी ने खामोशी से अपना सिर हिलाया, अपना चश्मा नाक के पुल तक चढ़ाया और दोबारा अखबार पढ़ने लगे। मैं जवाब के इंतज़ार में खड़ा रहा। यह 1956 की बात थी। तब मैं 9 साल का था। संयोग से मैं किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ता था जहां अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। हमारा निवास हवाई में मुल्तिया शुगर प्लांटेशन यानी गन्नों के बागान वाले कस्बे में था। बागान के मैनेजर और इस कस्बे के बाकी अमीर लोग जैसे डॉक्टर, व्यवसाय के मालिक और बैंकर अपने बच्चों को इसी प्रारंभिक स्कूल में भेजते थे। छठे ग्रेड के बाद उनके बच्चों को आमतौर पर प्राइवेट स्कूलों में भेज दिया जाता था। चूँकि मेरा परिवार सड़क के उस तरफ रहता था, इसलिए मैं स्कूल में गया। अगर मैं सड़क के दूसरी तरफ रहता तो मैं एक अलग स्कूल में जाता जहां मेरे जैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। छठी ग्रेड के बाद मुझे इन्हीं बच्चों के साथ सरकारी इंटरमीडिएट और हाई स्कूल जाना था। उनके या मेरे लिए कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था। मेरे डैडी ने आखिरकार न्यूज़पेपर नीचे रख दिया। मैं जानता था कि वे सोच विचार कर रहे थे। देखो बेटे, उन्होंने धीरे धीरे शुरू किया, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना होगा। मैंने पूछा, मैं पैसे कैसे बनाऊं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। तभी मैं उनका असली मतलब समझ गया था। मैं तुम्हें इतना ही बताने वाला हूँ, या मुझे जवाब नहीं मालूम, इसलिए खामखा शर्मिंदा मत करो। एक साझेदारी बन जाती है। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे मित्र माइक को बताया कि मेरे डैडी ने क्या कहा था। जहाँ तक मैं जानता था, सिर्फ माइक और मैं ही उस स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चे थे। माइक भी संयोग से ही इस स्कूल में पढ़ रहा था। किसी ने कस्बे में स्कूलों की एक विभाजक रेखा खींच दी थी और इसी वजह से हम अमीर बच्चों वाले स्कूल में आ गए थे। वैसे हम वाकई गरीब नहीं थे, लेकिन हमें गरीबी का एहसास होता था क्योंकि बाकी सभी लड़कों के पास बेसबॉल के नए दस्ताने, नई साइकिलें, हर नई चीज़ होती थी। मम्मी डैडी हमें रोटी, कपड़ा और मकान जैसी सभी बुनियादी चीज़ें मुहैया कराते थे, लेकिन बस इतना ही। मेरे डैडी कहा करते थे, अगर तुम कोई चीज़ चाहते हो तो उसके लिए काम करो। हम चीज़ें तो बहुत सारी चाहते थे, लेकिन 9 साल के लड़कों के लिए ज़्यादा काम उपलब्ध नहीं था। माइक ने पूछा, तो पैसे बनाने के लिए हम क्या करें? मैं नहीं जानता, मैंने कहा, लेकिन क्या तुम मेरे साझेदार बनोगे? वह मान गया और शनिवार की उस सुबह माइक मेरा पहला कारोबारी साझेदार बन गया। हम सुबह से लेकर दोपहर तक सोचते रहे कि पैसा कैसे बनाया जाए। कभी कभार हम उन अमीर बच्चों के बारे में बात करने लगते थे जो जिमी के समुद्र तट वाले घर पर मज़े कर रहे होंगे। इससे दिल थोड़ा दुखता था, लेकिन वह दर्द अच्छा था क्योंकि इसने हमें पैसे बनाने का तरीका सोचते रहने के लिए प्रेरित किया। आखिरकार दोपहर को अचानक हमारे दिमाग में बिजली कौंधी। यह एक ऐसा विचार था जो माइक को विज्ञान की एक पुस्तक में मिला था, जिससे उसने पढ़ा था। रोमांचित होकर हमने हाथ मिलाए और अब हमारी साझेदारी के पास एक कारोबार आ गया था। अगले कई सप्ताह माइक और मैं आसपास के इलाकों में इधर उधर दौड़ते रहे, दरवाजे खड़खड़ाते रहे और पड़ोसियों से पूछते रहे कि क्या वे अपने इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब्स हमारे लिए रख सकते हैं। हैरानी के भाव के साथ ज़्यादातर वयस्कों ने मुस्कुराते हुए हाँ कर दी।
कुछ ने हमसे पूछा कि हम उनका क्या करेंगे। इसके जवाब में हमने कहा, यह हम आपको नहीं बता सकते, एक कारोबारी रहस्य है। जैसे जैसे सप्ताह गुजर रहे थे, मेरी मम्मी का कष्ट बढ़ता जा रहा था। अपने कच्चे माल को इकट्ठा करने के लिए हमने जो जगह चुनी थी वह उनकी वॉशिंग मशीन के पास थी। यह एक भूरा कार्डबोर्ड बॉक्स था जिसमें कभी केचप की बोतलें रखी जाती थी। अब उसमें टूथपेस्ट ट्यूब्स का हमारा छोटा सा ढेर बढ़ने लगा। आखिरकार मेरी मम्मी के सब्र का बांध टूट गया। पड़ोसियों की गंदी मुड़ी तुड़ी इस्तेमाल हो चुके टूथपेस्ट ट्यूब्स को देखकर उनका दिमाग खराब हो गया था। उन्होंने पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? और मैं ये दोबारा नहीं सुनना चाहती कि यह एक कारोबारी रहस्य है। इस कचरे को साफ करो वरना मैं इसे बाहर फेंक दूंगी। माइक और मैंने हाथ पैर जोड़कर उनसे मोहलत मांगी। हमने उन्हें बताया कि हमारे पास जल्द ही पर्याप्त ट्यूब्स हो जाएंगी और फिर हम उत्पादन शुरू कर देंगे। हमने उन्हें जानकारी दी कि हम 2-3 पड़ोसियों का इंतज़ार कर रहे हैं जिनकी टूथपेस्ट ट्यूब्स ख़त्म होने वाली थी और हमें मिलने वाली थी। मम्मी ने हमें 1 सप्ताह की मोहलत दे दी। उत्पादन शुरू करने की तारीख योजना से ज़्यादा जल्दी आ गई थी और दबाव बढ़ गया था। मेरी पहली साझेदारी पर खतरा मंडरा रहा था क्योंकि मेरी खुद की मम्मी ने जगह खाली करने का नोटिस थमा दिया था। यह माइक का काम था कि वह पड़ोसियों से टूथपेस्ट जल्दी ख़त्म कराए। साथ में वह उनसे यह भी कहता था कि उनके दांतों के डॉक्टर का भी यही कहना था कि उन्हें दिन में ज़्यादा बार ब्रश करना चाहिए। मैं उत्पादन की प्रक्रिया को ठीक ठाक करने में जुट गया। एक दिन मेरे डैडी एक दोस्त के साथ घर आए। उन्होंने देखा कि 9 साल के 2 लड़के पोस्ट में पूरी गति से उत्पादन करने में जुटे हैं। हर कहीं बारीक सफ़ेद चूरा फैला हुआ था। एक लंबी टेबल पर स्कूल के दूध के छोटे कार्टन थे और हमारे परिवार का हिबाची ग्रिल लाल सुर्ख कोयलों के साथ अधिकतम गर्मी पर दहक रहा था। डैडी सावधानी से चलकर आए। उन्हें पोर्च के शुरू में ही कार खड़ी करनी पड़ी क्योंकि उत्पादन की प्रक्रिया कार की जगह तक पहुंचने में बाधा डाल रही थी। जब वे और उनके दोस्त करीब आए तो उन्होंने देखा कि स्टील का एक बर्तन कोयलों के ऊपर रखा था जिसमें टूथपेस्ट ट्यूब्स पिघल रही थी। उस जमाने में टूथपेस्ट प्लास्टिक की ट्यूब्स में नहीं आते थे। ट्यूब्स शीशे से बनती थी, इसलिए पेंट के जल जाने पर हम ट्यूब्स को स्टील के छोटे बर्तन में डाल देते थे। वे पिघलने लगती थी और द्रव बन जाती थी। इस पिघले हुए शीशे को हम दूध के कार्टन में बने एक छोटे छेद से अंदर डाल रहे थे। दूध के कार्टन में प्लास्टिक ऑफ पेरिस भरा था। हर तरफ फैला सफ़ेद चूरा और कुछ नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही था। जल्दबाजी में उसके बैग में मेरी लात पड़ गई थी जिससे पूरा इलाका ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ अभी अभी बर्फ का तूफान आया हो। दूध के कार्टन के भीतर प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे थे। मेरे डैडी और उनके दोस्त ने देखा जब हम पिघले हुए शीशे को सावधानी से प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्यूब में ऊपर छोटे छेद से डाल रहे थे। संभलकर, डैडी ने कहा। मैंने ऊपर देखे बिना सिर हिला दिया। आखिर जब शीशा डालने का काम खत्म हो गया तो मैंने स्टील का बर्तन नीचे रखा और अपने डैडी की तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम लोग क्या कर रहे हो? उन्होंने मुस्कुराते हुए सावधानी से पूछा। हम वही कर रहे हैं जो आपने मुझसे करने को कहा था। हम अमीर बनने जा रहे हैं, मैंने कहा। हाँ, माइक ने मुस्कुराते हुए कहा और अपना सिर हिलाया। हम दोनों साझेदार हैं। मेरे डैडी ने पूछा, और प्लास्टर के इन सांचों में क्या है? देखिए, मैंने कहा, इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है। छोटी हथौड़ी से मैंने उस स्टील को ठोका जिसने क्यूब्स को अच्छे से खोल दिया। मैंने प्लास्टर के सांचे का ऊपरी आधा हिस्सा बाहर निकाला और शीशे का 5 सेंट का सिक्का बाहर टपक गया। हे भगवान, मेरे डैडी ने कहा, तुम लोग शीशे के सिक्के ढाल रहे हो? बिल्कुल सही, माइक ने कहा। हम वही कर रहे हैं जो आपने हमसे करने को कहा था। हम पैसे बना रहे हैं। मेरे डैडी के दोस्त मुड़े और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मेरे डैडी ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया। आग और टूथपेस्ट ट्यूब्स के खाली बॉक्स के साथ ही उनके सामने 2 छोटे लड़के थे जो सफ़ेद धूल से ढके खूब मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़कर उनके साथ चले और घर की सामने वाली सीढ़ियों पर बैठे। मुस्कुराते हुए उन्होंने नरमी से समझाया कि जालसाजी शब्द का क्या मतलब होता है।
हमारे सपने चूर चूर हो गए। आपका मतलब है यह गैर कानूनी है? माइक ने कांपती आवाज़ में पूछा। छोड़ो भी, मेरे डैडी के दोस्त ने कहा। हो सकता है कि वे अपनी जन्मजात प्रतिभा का विकास कर रहे हों। डैडी ने उन्हें आंखें घूर कर देखा। हाँ, ये गैर कानूनी है, मेरे डैडी ने नरमी से कहा। लेकिन तुम लड़कों ने यह दिखा दिया कि तुम में बहुत रचनात्मक और मौलिक विचार हैं। इस तरह आगे बढ़ते रहो, मुझे तुम पर सचमुच गर्व है। निराश होकर माइक और मैं लगभग 20 मिनट तक खामोशी से बैठे रहे। इसके बाद अपने फैलाए कचरे को साफ करने लगे। पहले ही दिन हमारा कारोबार चौपट हो गया था। चूरे को झाड़ू से साफ करते हुए मैंने माइक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि जिमी और उसके दोस्त सही कहते हैं, हम वाकई गरीब हैं। जब मैंने यह बात कही तो मेरे डैडी जा ही रहे थे। उन्होंने कहा, लड़कों, तुम तभी गरीब कहलाओगे जब तुम हार मान लोगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुमने कुछ किया। ज़्यादातर लोग अमीर बनने की सिर्फ बातें ही करते हैं और सपने देखते हैं। तुमने कुछ किया है। मुझे तुम दोनों पर बहुत नाज है। मैं दोबारा कहूँगा कि इसी तरह आगे बढ़ते रहो, हौसला मत छोड़ो। माइक और मैं खामोशी से वहाँ खड़े रहे। ये शब्द सुनने में तो अच्छे लगते थे, लेकिन इनसे हमें यह पता नहीं चलता कि हम क्या करें। डैडी, ऐसा क्यों है कि आप अमीर नहीं हैं? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का विकल्प चुना था। स्कूल के टीचर दरअसल अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते। हमें बस पढ़ाना और सिखाना पसंद होता है। काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता, लेकिन मैं सचमुच नहीं जानता कि पैसे कैसे बनाना है। माइक और मैं मुड़कर दोबारा सफाई करने लगे। मैं समझता हूँ, मेरे डैडी बोले। अगर तुम लोग यही सीखना चाहते हो कि अमीर कैसे बनना है तो मुझसे मत पूछो। माइक, यह सवाल अपने डैडी से पूछो। मेरे डैडी, माइक ने हैरानी के भाव से कहा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स गाइस फॉर बीइंग हियर। इफ यू लाइक द ऑडियो, please hit the like button and subscribe to my channel for more audiobooks. Thanks again.